हेलो एवरीवन, वेलकम टू डी आर एकेडमिक। आज की क्लास में हम करने वाले हैं निरक्षीय स्थिति या अनुप्रस्थ स्थिति पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना। ठीक है भाई। आज का जो टॉपिक है हमारा वो बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, आपको ध्यान में रखना है। निरक्षीय स्थिति या अनुप्रस्थ स्थिति पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करना। ठीक है, इसमें आपके पास ये जो डायग्राम है, ठीक है, ये जो आपका डायग्राम है ये सबसे इम्पोर्टेंट है भाई। ठीक है, अगर आपको ये डायग्राम समझ में आ गया ना तो मान के चलिए आपका बहुत इंपॉर्टेंट, मतलब इस चैप्टर का सबसे इम्पोर्टेंट डेरिवेशन और जो टॉपिक है वो क्लियर हो जाएगा भाई। ठीक है, तो देखिए हम सबसे पहले इस डायग्राम को समझते हैं। आपके पास यहाँ पे दो आवेश हैं जो कि माइनस क्यू और एक प्लस क्यू। ठीक है, माइनस क्यू आपके पास है और एक प्लस क्यू है। इनको हमने नाम दे दिया ए, ठीक है, और बी। ठीक है, आपने इनको नाम दे दिया। तो अब देखिए यहाँ पे जब इन दोनों आवेशों की, तो यहाँ पे दोनों आवेशों की सबसे पहले आप दूरी देख लीजिए। यहाँ पे सेंटर से माइनस क्यू तक की दूरी तो एल है और सेंटर से प्लस क्यू तक की दूरी एल है। इसका मतलब टोटल दूरी हमारे पास कितनी हो जाएगी, 2L हो जाएगी भाई। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे इसमें बोला है कि जो हमारा डायग्राम देखिए यहाँ पे जो इन दोनों आवेशों का, यानी कि जो सेंटर है हमारे पास, ये जो सेंटर है यहाँ से r दूरी पर स्थित कोई बिंदु P है जो कि यहाँ पे है भाई। ठीक है, आपको दिख रहा है बिंदु P r दूरी पर। ठीक है, r दूरी पर स्थित कोई बिंदु P है जिस पर हमको क्या करना है भाई, ये जो बिंदु P है ना, इसी पर हमको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हमारे पास हम सबसे पहले यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं, डॉट डॉट करते हुए, जो कि हमने यहाँ पे कर रखी है ये वाली लाइन। ठीक है, अब देखिए जब हम बिंदु P से और माइनस क्यू तक की लाइन खींचेंगे तो हमारे पास एक ये त्रिभुज बन जाएगा भाई। ठीक है, हमारे पास ये त्रिभुज बन जाएगा। अब हमारे पास ये वाली जो दूरी है r वाली, वो r है, ये वाली दूरी हमारे पास है, और जो सेंटर से माइनस क्यू तक की दूरी है वो भी हमारे पास है। लेकिन हमारे पास जो माइनस क्यू से और पी तक की जो दूरी है ना, वो दूरी नहीं है हमारे पास। यहाँ पे लिख रखी है, वो तो डायग्राम है इसलिए लिख रखा है, लेकिन हमको निकालनी तो पड़ेगी ना। तो देखिए इसके लिए क्या करेंगे, हम लगाएंगे यहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय। ठीक है, यानी कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। पढ़ी होगी आपने छोटी क्लासों में। ठीक है, 8-9 में पढ़ी होगी। ये जो थ्योरम है बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे हमारे पास इस थ्योरम को हम यूज़ करेंगे जिससे हमारे पास ये दूरी आ जाएगी जो कि आई है हमारे पास √r² प्लस l²। आप बिल्कुल समझ सकते हैं क्योंकि यहाँ पे देखिए लंब कितना है, r है तो r² हो जाएगा, प्लस आधार कितना है, l है तो l² हो जाएगा। ठीक है, इन दोनों को जोड़ देंगे और हमारे पास कर्ण स्क्वायर है, हमको चाहिए क्या, कर्ण चाहिए। तो स्क्वायर जब हम दोनों तरफ रूट करेंगे तो स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा और इधर हमारे पास रूट आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या? चलिए आगे चलते हैं भाई। अब देखिए अब चलते हैं हम दूसरे वाले त्रिभुज की तरफ, यानी कि हमारा जो त्रिभुज है वो है प्लस क्यू के लिए। ठीक है ना, ये वाला त्रिभुज, इसमें भी हमको जो बी से पी तक की दूरी है वो चाहिए होगी। तो वो हमारे पास वही आ जाएगी r² प्लस l² का रूट। ठीक है, कैसे आया वो मैंने आपको यहाँ पे बता ही दिया था। ठीक है, इस त्रिभुज में तो वही चीज़ यहाँ पे अप्लाई होगी, वही पाइथागोरस प्रमेय। ठीक है, अब देखिए अब चलते हैं आगे। नेक्स्ट स्टेप इसमें क्या होगा, देखिए अब हम यहाँ पे बिंदु P पर हम घटक लेंगे। ठीक है, एक तो हमारे पास हो जाएगा, देखिए ये हमारे पास सीधी रेखा है, ये सीधी चली जाएगी भाई। ठीक है, यहाँ पे देखिए ये भी सीधी हो जाएगी, लेकिन हम घटक लेंगे यहाँ पे इस पर, यानी कि जो हमारे पास जो हमने डॉट डॉट वाली लाइन ड्रॉ की थी ना, उस पर हम घटक लेंगे जो कि हमारे पास ये हो जाएगी। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हमारे पास हम डायरेक्शन लिखेंगे। तो देखिए डायरेक्शन किस तरीके से होगी, बिंदु P पर हमारे पास जब हम ऊपर की तरफ, ठीक है ना, इस डायरेक्शन में जब जाएंगे हम, ठीक है, तो हमारे पास वो डायरेक्शन क्या हो जाएगी, E1 sin थीटा। ठीक है, और जब इसके अपोजिट डायरेक्शन में आएंगे तो हमारे पास हो जाएगा E2 sin थीटा। ठीक है, समझ में आया? अब देखिए नेक्स्ट हमारे पास, अब देखिए यहाँ पे जब हम बात करते हैं घटक की, तो जब हमारे पास ये डायरेक्शन एक ही है, ठीक है, तो यहाँ पे E1 और E2 दोनों की डायरेक्शन एक होगी। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारे पास हो जाएंगे वो घटक हो जाएंगे E1 cos थीटा और E2 cos थीटा। ठीक है,
तो आपको शायद डायग्राम अच्छे से समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर कोई डाउट हो तो आप हमें कमेंट कर दीजिए वीडियो के नीचे, जिससे उसका सॉल्यूशन नेक्स्ट लेक्चर में कर दिया जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं और अब स्टार्ट करते हैं जो इसमें डेरिवेशन है वो। देखिए यहाँ पे है, माना कि कोई वैद्युत द्विध्रुव ए बी, यानी कि जो हमने माना था -q और +q आवेश, उसको हमने ए बी माना था, किसी ऐसे वैद्युत परावैद्युतांक माध्यम में स्थित है जिसका परावैद्युतांक कितना है भाई, k है। ठीक है, इसके मध्य बिंदु O से लंब यानी कि लंबवत, ठीक है, बिंदु O से, मैंने बताया ना आपको कि जो हमारे पास जो मिड पॉइंट है O यहाँ पे है, इससे, ठीक है, यहाँ से लंबवत r दूरी पर कोई बिंदु P है। ठीक है, जहाँ विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत है नहीं है ना। अब देखिए आगे आगे हम इसका डेरिवेशन करेंगे, तो जिसमें देखिए +q आवेश के कारण बिंदु P पर, यहाँ पे बिंदु P लिख लीजिए, बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी हो जाएगी। हमने विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला आपको क्या बताया था, KQ/r²। ठीक है, तो यहाँ पे E1 हो जाएगा हमारे पास 1/4πε0 k इसलिए है क्योंकि हमने परावैद्युतांक k माना है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे k से मल्टीप्लाई किया है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1/4πε0 k Q/r²। तो r की वैल्यू हमारे पास क्या है, +q आवेश के कारण, यानी कि +q आवेश के लिए हम बात कर रहे हैं। तो हमारे पास r की वैल्यू कितनी आई थी, √r² + l² का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारे पास r² हो जाएगा, तो Q/r² हो गया। इसको हम थोड़ा सा सॉल्व करेंगे तो स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाता है। ठीक है, तो हमारे पास E1 की वैल्यू आ गई है हमारे पास ये। ठीक है, ये इसको हमने दे दिया इक्वेशन फर्स्ट, जो कि है दिशा B से P की ओर। ठीक है, ये हमारे पास E1 आ गया है। अब बात करते हैं हम -q आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। E2 हो जाएगा हमारे पास 1/4πε0 k Q/√r² + l² का होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास E2 की वैल्यू आ जाएगी 1/4πε0 k Q/r² + l²। ये हमारे पास इक्वेशन सेकेंड, दिशा हो जाएगी इसकी P से A की ओर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है E1 व E2 को लंबवत व क्षैतिज घटकों में बांटा गया है, जो कि हमने ऊपर देखा अभी। तो E1 व E2 के लंबवत घटक क्रमशः क्या हो जाएंगे, E1 sin थीटा व E2 sin थीटा, जो कि है लंबवत घटक। ठीक है, मैंने आपको क्या बताया, लंबवत घटक है ये। तथा क्षैतिज घटक क्या हो जाएगी, E1 cos थीटा व E2 cos थीटा। ठीक है, E1 cos थीटा और E2 cos थीटा। लंबवत घटक परिमाण में तो बराबर है भाई। ठीक है, इस बात को ध्यान से सुनना, लंबवत घटक जो हैं वो परिमाण में बराबर तथा दिशा में विपरीत, जो कि मैंने आपको ऊपर बताया था अभी। देखिए फिर से देख लीजिए एक बार। देखिए यहाँ पे जो आपके पास जो लंबवत घटक है, E1 की दिशा, E1 sin थीटा जो है हमारे पास, इसकी दिशा देखिए, E1 की दिशा ऊपर की तरफ है और जो E2 है इसकी दिशा नीचे की ओर है। इन दोनों का परिमाण तो बराबर है, E1 sin थीटा और E2 sin थीटा। इन दोनों का परिमाण यानी कि जो मैग्नीट्यूड है, जो इनका जो न्यूमेरिक वैल्यू है वो तो सेम है, लेकिन जो इनकी डायरेक्शन जो है ना वो अपोजिट है भाई। तो डायरेक्शन के कारण ये जो है इन दोनों यानी कि जो आपस में क्या है ये कैंसिल हो जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है तथा दिशा में विपरीत है और इनकी क्रिया रेखाएं भी एक है, इसलिए यह एक दूसरे को निरस्त कर देते हैं भाई। ठीक है, इसलिए बिंदु P पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्षैतिज घटकों के कारण होगी। ठीक है, क्षैतिज घटकों के कारण होगी, यानी कि जो cos थीटा वाला हमने बताया अभी, उसके कारण इसकी तीव्रता निकलेगी। तो वो हो जाएगी, देखिए नीचे बिंदु P पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो E क्या हो जाएगा हमारे पास, E1 cos थीटा + E2 cos थीटा, क्योंकि इन दोनों की डायरेक्शन सेम है और परिमाण भी सेम है, तो ये दोनों जुड़ जाएंगे। ठीक है ना, तो हमारे पास E बराबर क्या आ जाएगा, E1 cos थीटा + E2 cos थीटा। बट यहाँ पे देखिए हमारे पास cos थीटा की वैल्यू नहीं है, तो वो हमको निकालनी पड़ेगी। तो cos थीटा लाल बटा कक्का आपने पढ़ा होगा, तो लाल बटा कक्का के अकॉर्डिंग हमारे पास cos थीटा क्या हो जाएगा, आधार बटे कर्ण। ठीक है ना, क्या हो जाएगा, आधार बटे कर्ण। हमारे पास हम देखेंगे यहाँ पे, देखिए जो हमारे पास ट्रायंगल था वो देखिए यहाँ पे, इसमें हमारे पास देखिए cos थीटा क्या था, आधार बटे कर्ण। तो आधार देखिए सबसे पहले, आधार क्या है हमारे पास, L है, क्या है, L है, और कर्ण क्या है, कर्ण हमारे पास ये है भाई। ठीक है ना, दोनों में सेम है, कोई सा भी त्रिभुज देख लीजिए दोनों में सेम है। ठीक है,
लेकिन हम तो माइनस क्यू की तरफ भी देखेंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे cos थीटा की वैल्यू आ गई है, क्या आ गई है, L अपॉन रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। तो ई की जो वैल्यू है उसमें हमारे पास cos थीटा की वैल्यू रख देंगे। तो देखिए यहाँ पे cos थीटा की वैल्यू रख दिया हमारे पास ये, ठीक है। और E1 जो है, E1 की वैल्यू यहाँ पे रख दी है। E1 कहाँ से, ऊपर हमने अभी निकाला था, वहाँ से E1 की वैल्यू रख दी है। और E2 की वैल्यू यहाँ पे रख दी है, इनटू में cos थीटा की वैल्यू। इन सबको हमने सॉल्व किया तो E की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई। देखिए सबसे पहले हम यहाँ से कॉमन निकाल लेते हैं भाई। कॉमन क्या आएगा, देखिए सबसे पहले कॉमन देख लीजिए, यहाँ पे 1/4 के, ये हमारे पास कॉमन आ गया। फिर Q अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ये भी हमारे पास कॉमन आ गया, ठीक है। लेकिन एक बात और देखिए, यहाँ पे अपॉन में भी हमारे पास क्या है, एक मिनट देखिए, यहाँ पे कॉमन देखा जाए तो हमारे पास टोटली कॉमन है भाई। बस इसमें फ़र्क इतना है, यहाँ पे जो है वो उसकी घात 1 है और यहाँ पे घात आधी है, तो इसलिए हमारे पास यहाँ पे देखिए ये घात जोड़ रखी है, बाकी ये दुगना हो जाएगा भाई, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए ये हो जाएगा E बराबर 1/4 के Q इंटू 2L। कि 2 कहाँ से आया है हमारे पास, ये यहाँ से, क्योंकि ये दुगना हो गया। और अपॉन में आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर कितनी हो जाएगी, 1 + 1/2, जो कि हमारे पास हो जाएगी 3/2, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हम बात करते हैं कि जो L है वो नगण्य हो जाएगा भाई, क्योंकि जो R है ना, R वो L से ज़्यादा है, यानी कि जो L हमारी दूरी थी वो कितनी थी, सेंटर से आवेश तक की दूरी थी, लेकिन जो R है वो सेंटर से बिंदु P तक की दूरी है, जो कि ज़्यादा है। तो हम R स्क्वायर को नगण्य मान सकते हैं भाई, ठीक है। तो यहाँ से R स्क्वायर को हम 0 पुट कर देंगे, तो हमारे पास बच जाएगा R स्क्वायर की पावर 3/2। तो यहाँ से स्क्वायर ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे बच जाएगा हमारे पास R3। और जो Q इंटू 2L है वो हमने बताया था P, जो किया था इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, पढ़ा था कि नहीं। तो ये हमारे पास हो जाएगा P। तो यहाँ पे देखिए फाइनली हमारे पास E की वैल्यू आ गई है, E बराबर 1/4 के P/R3, ठीक है। यहाँ पे हम बात करते हैं K की। तो K हमारे पास यहाँ पे वायु अथवा निर्वात के लिए, वायु अथवा निर्वात के लिए K की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे 1 होने के बाद हमारे पास बचेगा 1/4 P/R3। तो देखिए इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं भाई E बराबर KP/R3, ठीक है, जो कि वेक्टर है भाई, ठीक है। तो E वेक्टर बराबर क्या हो जाएगा, KP/R3, जो कि है निरक्षीय स्थिति पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है। तो ये फॉर्मूला आपका यहाँ से निकल कर आ गया है। यहाँ पे आप जो K की वैल्यू है वो यहाँ पे आप न्यूमेरिक की वैल्यू रख सकते हैं, 9.0 × 10⁹ P/R3, ठीक है। तो यहाँ तक का आपको कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, और वीडियो कैसा लगा तो आप हमें बताइए। तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और एक अच्छा सा कमेंट जरूर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, थैंक यू।